गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को लेसन 2 में लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स के बारे में। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, सेंटर बेल्ट और विंड्स ब्रेक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें हम लोग मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को हम लोग रोक सकते हैं। मैंने आप लोगों से इस बारे में चर्चा भी किया था। सॉइल के बारे में बताया भी था कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल, यानी कि जमीन का जिस सतह पर लैंड सरफेस पर हम लोग रहते हैं उसकी ऊपरी भाग जो होती है उसको हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे सॉइल इरोजन को, मिट्टी के क्षरण को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहली विधि है कि टू स्टॉप सॉइल इरोजन वी हैव प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, दैट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। यानी कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे, जिसे हम लोग एफोरेस्टेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसे वृक्षारोपण के नाम से जाना जाता है। आप पढ़े भी हो एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज नॉन एज एफोरेस्टेशन, और डिफोरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज नॉन एज डिफोरेस्टेशन। सेकंड, टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन थ्रू सीपेज ऑफ केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो लोग कचरा फेंकते हैं जमीन पर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल हैं जो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसे हमें धरती को बचाना होगा, लैंड सरफेस को बचाना होगा, ताकि टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारी लैंड सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब न कर पाए। थर्ड, टू प्रिवेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट बाय सुटेबल इरिगेशन मेथड्स एंड प्लांटिंग सेल्फ रेजिस्टेंस प्लांट लाइक टॉल, व्हीट ग्रास, सनफ्लावर, स्पिनच, अल्फाल्फा etc। वैसे हमें झाड़ीनुमा पौधे लगाने होंगे धरती पर, ताकि कटाव की क्रिया जो हो, यानी कि बारिश के दिनों में बरसात जब शुरू होती है तो होता क्या है कि धरती का ऊपरी भाग जो होता है पानी की वजह से वो फटने लगता है। तो पानी की वजह से बारिश के दिनों में कटाव को रोकने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ट्रीज, व्हीट ग्रास लगाना होगा, सनफ्लावर, स्पिनच और अल्फाल्फा पौधे का प्लांटेशन करना होगा, जिसकी वजह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का हम लोग कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि यूरिया का या फिर और भी नाइट्रोजनियस जो हमारे खाद होते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो सॉइल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में क्या होता है, वो क्षरण होता है, इरोजन होता है। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, इट मींस कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स क्या है? पढ़े भी थे आप लेसन 1 में कि वाटर भी है, जल हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है इज द बेसिक टू लाइफ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है यह हमारा बेसिक है, यानी कि आधारभूत फैक्ट्स है जीवन का, और इसके बिना लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है, और यह एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। पढ़े भी तो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। आप पढ़े भी हो कि वाटर कलरलेस होता है और डरलेस होता है, न इसका कोई स्वाद होता है, न इसका कोई गंध होता है, और टेस्टलेस, न इसका कोई टेस्ट होता है। वाटर कहाँ पाया जाता है? तो वाटर ओशियन में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है। उसके बाद पॉन्ड, लेक, ये सारे स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेज हैं जहां पर हम लोग वाटर को इजीली पा सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है। वाटर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि धरती की पूरी सतह पर 71% हमारा जल है। एंड द अर्थ इज राइटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और प्लैनेट। आप पढ़े भी स्टैंडर्ड 6 में कि वाटर, हमारी पृथ्वी जो है उसका 71% पार्ट जो है वो वाटर से पैक है, इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि
हमारी अर्थ एक ऐसी प्लैनेट है जहां पर लाइफ सस्टेन करता है, जीवन की उत्पत्ति संभव है। क्यों संभव है? बिकॉज प्लेंटी ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी, सनलाइट और हवा उपलब्ध है, जिसके कारण इस अर्थ सरफेस पर, इस प्लैनेट पर जीवन संभव है। तो ये बात थी वाटर रिसोर्स के बारे में। हमने पढ़ा कि वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्वच्छ जल का अवेलेबिलिटी अर्थ सरफेस पर कितनी मात्रा में है, कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं फ्रेश वाटर को। As we know that 97.5% of water on the surface of the earth is salt water and not fit for human use. हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 97.5% वाटर जो है वह पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वह ओशियन में सॉल्टी वाटर अवेलेबल है। It means earth is salt water and not fit for human use. Most of the little fresh water we have is frozen as ice, sheets and mountain glaciers. जो भी बचा हुआ है पानी फ्रेश वाटर के रूप में, वह ग्लेशियर पर हिमनद, बर्फ के हिमखंड, बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े आइस कैप के रूप में वह फ्रोजन है, जमे हुए हैं। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि लेक्स जो हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं और स्ट्रीम्स जो हैं, ये फ्रेश वाटर के हमारे सोर्स हैं, ये साधन है, यानी कि फ्रेश वाटर यहाँ से हमारा अवेलेबल होता है। Water is not evenly distributed and neither can it be added or subtracted, but it remains in constant motion, which we have already read about in water cycle. हम लोगों ने वाटर साइकिल में पढ़ा है कि कैसे जल चक्र में पढ़े हो, आप स्टैंडर्ड 5, 6 में या 4 में जिस क्लास में आप पढ़े होंगे कि वाटर साइकिल में कैसे वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है, उसका इवेपोरेशन कैसे होता है, यानी कि वही वाटर जो होता है पुनः धरती पर वर्षा के रूप में गिरता है और पुनः इवेपोरेट होकर बादल बनता है और फिर बरसात होती है। The amount of rainfall received in different parts of the world vary considerably, यानी कि हर जगह, आप भारत की बात करें तो इंडिया में हर जगह सामान्य रूप से बरसात नहीं होती है। हमारा जो राजस्थान का लैंड है, गुजरात का एरिया है या फिर मुंबई विदर्भ का एरिया जो होता है वो हमेशा अक्सर क्या होता है, ड्राई रीजन माना जाता है, सूखा क्षेत्र में आता है, यानी कि बरसात वहाँ बहुत कम होती है। और ऐसे भी कुछ राष्ट्र हैं जैसे पूर्वोत्तर हमारे राष्ट्र हुए, असम का एरिया हो गया, वहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है। तो इट इज नॉट, इट इज यूनिफॉर्म, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर इज यूनिफॉर्म इन इंडिया। कह सकते हैं कि रेन वाटर, वर्षा का जल जो है उसका बंटवारा जो होता है, यानी कि बरसात जो होती है वह सामान्य रूप से भारत में वहीं पर भी नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ वाटर, यानी कि जल का क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर। ये आप पढ़े भी हो, स्टैंडर्ड 6 में पढ़े हो कि वाटर जो होता है यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल, जिसे हम कह सकते हैं कि वी कांट लिव विदाउट वाटर, वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल अर्थ पर नहीं है। वाटर यूजेज वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्पस और व्हिच इज वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज एंड एवरी बॉडी ड्रिंक्स इट। सबसे बड़ा इसका रोल क्या होता है कि पानी के बिना हम लोग मर जाएंगे, जब हमें प्यास लगती है तो हम लोग उसे पानी पीते हैं। इवन एनिमल यूज वाटर फॉर सर्वाइवल, यहाँ तक कि जीव जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो भी पानी को पीते हैं और उसके बिना वे भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे हमारे काम होते हैं, बाथिंग का, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फॉर इरिगेशन पर्पस, यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस इन आवर डेली एक्टिविटी। जीवन के प्रत्येक स्टेज में वाटर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल पड़ता है और वी कांट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी कि ना हम जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं और जल के बिना, वाटर के बिना लाइफ का इमेजिन करना इट कांट बी पॉसिबल। एग्रीकल्चर, नियरली 70% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, मेनली फॉर इरिगेशन। खेतों में सिंचाई करने के लिए वाटर का इस्तेमाल होता है, यानी कि 70% भाग जो है पानी का, उसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में सिंचाई के रूप में करते हैं, फसलों को पटाने के लिए करते हैं। The main issue is that farmers are withdrawing water at a faster rate than it is being released. It is essential that
3 cubic meter of water is required to produce 1 kilogram of rice. ऐसा एस्टिमेशन से रिपोर्ट सामने आया है कि 3 क्यूबिक वाटर की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम चावल के उत्पादन को करने में। तो वाटर का वाइटल रोल क्या होता है? वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, और एग्रीकल्चर का काम जो होता है हमारे खेतों में होता है जब बरसात के दिनों में, या फिर ऐसे जब बरसात नहीं होती है उस समय हमारे फार्मर जो होते हैं वे खेतों में इरिगेशन का काम जो होता है, सिंचाई करने का काम जो होता है वो पंप सेट से करते हैं। यानी कि ग्राउंड वाटर से क्या होता है, वो पंप सेट के द्वारा वाटर को बाहर निकालते हैं और अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। सेकेंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज जान लेना, स्पष्ट कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार से प्रोड्यूस होती है। एक हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो प्रकार से ऑब्टेन करते हैं, मेजर बड़ी मात्रा में, इन बल्क स्टेज वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टू मेथड्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पनबिजली। क्या बोलते हैं? पनबिजली, यानी कि वैसी इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से प्रिपेयर की जाती है, तैयार की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से तैयार होता है, यानी कि कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है उसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। लार्ज स्केल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन आल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल फ्लड वाटर्स। बड़े बड़े जो डैम बने हुए हैं, बड़े बड़े जो झीलें हैं, डैम्स बने हुए हैं, जहां पर इरिगेशन का काम होता है पानी को रोककर, वहां से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यानी कि पूरे विश्व स्तर पर देखें हम तो 90% जो, यानी कि 19% भाग जो होता है, वह हिस्सेदारी जो होती है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। इन ऑल देयर आर 45,000 डैम्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर हम लोग डैम की बात करें तो पूरे विश्व स्तर पर 45,000 डैम्स हमारे बने हुए हैं। कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। कोई पूछेगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, तो आप बोलोगे कि कनाडा। यानी कि कनाडा जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद यूएस है, ब्राजील है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स चीप पावर, यानी कि सस्ती बिजली इसे हम लोग तैयार करते हैं। इट इज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, और यह हरित गृह प्रभाव वाली जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस को यह रिड्यूस करता है। ऑन लार्ज डैम्स हैव लेड टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, सॉइल हैव बीन डिग्रेडेड बाय कंटीन्यूअस इरिगेशन एंड सैनिटेशन। एक ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर बड़े बड़े डैम बनते हैं तो क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन जो होता है, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं, ग्रीनरी जो होता है, वो समाप्त हो जाती है और बहुत सारे लोग जो होते हैं स्थान को छोड़कर वहां से माइग्रेट कर जाते हैं रहने के लिए। इंडिया के है जो 4,000 डैम्स। भारत में कितने टोटल डैम है? 4,000। दीज आर पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि बिजली तैयार की जाती है। आपको मेन डैम जो है उसमें हीराकुंड डैम उड़ीसा का है, भाखड़ा नांगल डैम पंजाब में है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिहार में है, एंड वेस्ट बंगाल तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, एंड कर्नाटक एंड रिहंड प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश आर ए फ्यू ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये सारे जो आपको डैम बने हुए हैं जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह भारत के कुछ बड़े बड़े बांध हैं जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब आप समझ गए इसके बारे में, तो अब आप समझ गए यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, कोयला से तैयार की जाती है, उसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। एंड बाय नेक्स्ट, इंडस्ट्री। द यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री varies with the rate of development. That is region, while USA, Canada and Russia display higher use of water for industry than for agriculture. हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों में, यानी कि हमारे जो भी कल कारखाने चलते हैं, उद्योग धंधे चलते हैं, उसमें वाटर रिसोर्स जो है हमारे जल का एक बहुत हाइयर रोल है।
डेवलप्ड कंट्री हमारे जो भी हैं, डेवलप्ड कंट्री यूज ऑन एन एवरेज अराउंड 59%, while less developed country about 88%, only 8% of the total availability of water। यानी कि जो हमारे विकसित देश हैं, देश दो प्रकार के होते हैं, विकसित देश और विकासशील देश, डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री जो है वहां से वो इंडस्ट्री में 59% वाटर रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो 8% वाटर रिसोर्स का हमारा टोटल इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि आने वाली जो हमारे फोर्थ कमिंग जनरेशन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वह कुछ समय में एक बहुत बड़ी समस्या से जूझने वाली है। जो समस्या है वह स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। डे बाई डे आप देख रहे हो कि वाटर लेवल हमारा है, जमीन के अंदर हमारे जल के स्रोत जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि घट रहे हैं। तो जैसे ही हमारे वाटर के स्रोत रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमें वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, जल की कमी हो रही है। There is enough fresh water to meet the needs of 6 billion people, but it is not distributed evenly। देखो जल का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, the main problem is that in the distribution of water resource is uneven, यानी कि हर जगह जल का समान रूप से बंटवारा या वितरण नहीं है। हर प्लेस टू प्लेस यह वैरी कर जाता है, यानी कि हर स्थान पर क्या होता है, यह वैरी कर जाता है। और क्वालिटी ऑफ वाटर जो होता है, यानी कि जल की जो गुणवत्ता होती है वह हर जगह वैरी करता है। कहीं का पानी गुणवत्ता का मतलब आप समझ लो कि कहीं का पानी सैलाइन है, कहीं का पानी स्वीट है, कहीं का पानी जो होता है वह सॉल्टी है, कहीं का पानी जो होता है नॉट फ्रेश फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जल का समान रूप से बंटवारा नहीं पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। इन एडिशन वाटर बॉडीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक सीवेज। पानी का एक और कॉज है कि हम लोग अपने जो वाटर रिसोर्स हैं उसको पोल्यूट कर रहे हैं। हमारे रिवर हैं, हमारे पॉन्ड हैं, हमारे लेक्स हैं, उसको हम कचरा फेंककर, उसमें गार्बेज फेंककर हम उसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो जब वाटर रिसोर्स को हम पोल्यूट कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ वी विल कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्स वाटर। हम लोग अपने प्राकृतिक स्रोत वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, जब हम लोग उसको खुद से पोल्यूट कर रहे हैं। डे बाई डे क्या होगा कि जब हम लोग वाटर बॉडी को पोल्यूट करेंगे तो वाटर की कैपेबिलिटी जो होगी वह धीरे धीरे क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा कि पानी धरती से बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। This substance degrades the water such that the water no longer remains in and distribute the ecological balance। क्या होता है कि नदियों में हम लोग कपड़ा धोते हैं, नदियों में हम लोग पशुओं को धोते हैं, उसके बाद कचरा फेंकते हैं दुर्गा पूजा में या फिर सरस्वती पूजा में, या बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ से हम लोग आइडल्स को वहाँ पर डिस्पोज कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। अब आइडल्स के ऊपर का टॉक्सिक मटेरियल जो होता है, पेंट वगैरह होता है, जो घुल जाता है पानी के साथ, और जल में रहने वाले वाटर बॉडी में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, जलीय जीव जो रहते हैं, तो वो टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो जलीय जीवों को क्या करता है, मार डालता है। तो जब हमारे टॉक्सिक मटेरियल के द्वारा जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है जब मर जाएंगे तो क्या होगा कि वाटर का जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा वह असामान्य रूप से, यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि असंतुलित हो जाएगा। वाटर बॉडी हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा वो असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वी हैव टू सेव आवर वाटर रिसोर्स, यानी कि हमें अपने जल को बचाना होगा। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, वाटर को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसमें हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो वाटर पहला तो क्या हो जाएगा कि वाटर रीयूज एंड रिसाइकल। वाटर को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्रेश कर सकते हैं। उसमें क्या हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं क्लोरीन का टैबलेट डालकर, या फिर वाटर को हम लोग बॉयल करके। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं क्लोरीनेशन के द्वारा या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिसमें हम लोग वाटर को रिसाइकल या रीयूज करके हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है कि
रिवर क्लीनिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वाटर, नदियों की सफाई करते हैं। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि गंगा नदी को हम लोग डे बाई डे पोल्यूट कर रहे हैं। जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे डिवोशनल टाउन हैं, जैसे बनारस की बात ले लो या फिर इलाहाबाद की बात ले लो, तो वहां पर क्या होता है कि जितना भी शहर का कचरा होता है या फिर मंदिर मठों से निकलने वाला जो भी गार्बेज होता है वो हम लोग डंप करते हैं रिवर गंगा में। तो क्या होता है कि वो सारा कुछ लौटे सड़ता है और सड़ने के बाद क्या होता है कि पूरा वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गंगा नदी को सफाई करने के लिए, यानी कि रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए। जैसे आप याद करोगे कि 1985 में जब राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक अभियान चलाया था गंगा एक्शन प्लान के नाम से एक योजना बनाई थी, जिसमें नदियों की सफाई के बारे में उन्होंने बहुत अपना ध्यान दिया था और उसमें बहुत सारा पैसा भी लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी हमारे नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके अभियान में जो नमामि गंगे अभियान चलाया गया है उसमें क्या हुआ है कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप लिया है नदियों की सफाई करने के लिए। और नदियों के तट पर बसे हुए जितने भी शहर हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि वो लोग कचरा को पूरा जो भी होता है वो नदियों में न डाले, ताकि हमारी धरोहर जो गंगा है, नदी गंगा जो है वो हमेशा के लिए सेफ रह सके। एंड थर्ड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप पढ़े भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि जहाँ पर किस जगह पर वाटर की स्कैर्सिटी होती है वहाँ वाटर को हम लोग कंजर्व करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा के जल का संचय करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फोर्थ इज इनकरेजिंग बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि सिंचाई के लिए हम लोग बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके, यानी कि पानी का इस्तेमाल हम लोग बेहतर ढंग से कर सके। जैसे हमने अभी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर मेथड, बहुत सारे ऐसी विधियां हैं जिसमें वाटर हमारा जो होता है वो बेकार नहीं जाता है। उसमें क्या होता है कि नई नई तकनीक से, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर हम लोग खेती के कामों को करके वहां से पानी कम मात्रा में प्रयोग हो और हमारी सिंचाई भी हो जाए, उसका प्रयोग करके हम लोग खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर, स्पेशली इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है जहाँ पर वर्षा का पानी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि बरसात कम होती है, जैसे स्पेशली गुजरात, विदर्भ, महाराष्ट्र और राजस्थान के एरिया में। तो वहाँ छतों पर जो बारिश होती है उसको पाइप के द्वारा जमीन के सतह में या फिर टैंक में पानी को हम लोग स्टोर करते हैं। The rain water is collected on the roofs of building and then stored underground for later use। बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। उसका हम लोग वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स या फिर वाटरिंग प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे काम में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो वहाँ बारिश कम होती है और जब बारिश होती है तो पानी बेकार न बहे, इसलिए हम लोग जमीन के अंदर वाटर पीट बनाकर, गड्ढा बनाकर क्या होता है कि वहाँ पानी को, जल को स्टोर कर देते हैं और फॉर फ्यूचर पर्पस भविष्य में जब भी हमें पानी का काम पड़ता है तो वहाँ से हम लोग बर्तनों की सफाई करते हैं या कपड़े धोते हैं या फिर पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है फूल पत्ती में पानी डालने के लिए, तो वहाँ से हम लोग उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी विधि है, इसका हम लोग इस्तेमाल करके अपने वाटर रिसोर्स को कंजर्व भी कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज। वाटर इफेक्ट्स के बारे में कि जान लो। ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अबाउट 1.2 बिलियन पीपल लिव इन एरिया वेयर वाटर इज इकोनॉमिकली स्कैर्स, यानी कि पूरे विश्व में अगर हम लोग बोले तो 1.2 बिलियन पीपल वैसे लोग हैं जो एक बहुत अभाव ग्रसित क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का बहुत अभाव है। 1/4 of the global population also lives in developing countries that face water shortage due to the lack of sound infrastructure for water supply। हमारे पूरी विश्व का 1/4 लोग जो हैं वैसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर वाटर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Water scarcity can also lead to trachoma, eye infection that can lead to blindness, plague and rhinitis। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर पानी की कमी होती है तो बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं वो हमें उत्पन्न हो सकते हैं जिससे हमें जान का खतरा हो सकता है। Scarcity of water has led many poor farmers to irrigate their
lands with vast water that can contain chemical or disease causing organism। अगर contaminated water से किसान हमारे खेतों की सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, वहां से फसलों में कीड़ा मकोड़ों लगने की संभावना बढ़ जाती है और फसल उनकी नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी काफी लॉस होता है, वे परेशान हो जाते हैं और बार बार वे कीड़े लग जाएंगे तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, वहां से वह हमारे सॉइल बॉडी को पोल्यूट करेगा। सॉइल बॉडी से क्या होगा कि वह फिर परकोलेट होकर जमीन के अंदर जाएगा, वह केमिकल जो हमारे पुनः वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेगा। तो ये सारे फैक्ट जो हमारे वाटर बॉडीज के बारे में, ये वाटरी फैक्ट्स के बारे में आपके कुछ टॉपिक थे। यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक होता है या एम हो जाता है, दूसरी में आप देख लो, दूसरी में कुछ कॉन्टेंट्स दिए हुए हैं, ह्यूमस है, डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, इसके बाद आपका सॉइल कंजर्वेशन है, सैलिनेशन है, सॉइल इरोजन है। तो अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे इस चैप्टर के बारे में। घर पर क्या करोगे कि खूब बढ़िया से इस चैप्टर को स्टडी करोगे, पेंसिल से अंडरलाइन करके, और जहां भी तुमको दिक्कत लगता है वहां पर अंडरलाइन करके रखोगे। जब विद्यालय ओपन होगा, रीओपन होगा, तो वहां से आप समझ लोगे और पुनः इस पाठ का अध्ययन करोगे और क्वेश्चन ऐसा क्लियर कॉपी में बनाकर रखोगे। एंड व्हेन इट विल बी ओपन, आई विल शेयर यू